क्या लगता है आपको, परिवारवाद से जुड़ी हुई राजनीति या फिर जिसे हम हिंदुस्तान में कहते हैं नेहरू गांधी राजनीति, जिसे और अच्छे शब्दों में कहा जा सकता है वंशवादी राजनीति या डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, क्या ये सिर्फ नेहरू गांधी परिवार तक ही सीमित है? ऐसा नहीं है। ये परिवारवाद राजनीति या वंशवादी राजनीति जो है, ये हमारे लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड डेफिनेटली नेशनल लेवल, हर लेवल पे एकदम घुसी हुई है अंदर तक, और एक दीमक की तरह हमारे प्रजातंत्र को अंदर ही अंदर खाए जा रही है। हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या फ्रॉम सौम्या स्फेयर, और आज हम समझेंगे और जानेंगे कि जो वंशवादी राजनीति है या जिसे हम कहते हैं डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, ये सिर्फ नेहरू गांधी परिवार तक सीमित नहीं है। ये और आगे जाके बहुत गहराई तक बसी हुई है हमारे हिंदुस्तान की राजनीति में, और ये किस तरह से हम सबको, आपको, मुझे, हम सबको इम्पैक्ट करती है, इफेक्ट करती है और बहुत ज्यादा परेशान भी करती है। आगे और समझने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप चाहते हैं इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आप तक और लेके आए तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल। राजनीति या पॉलिटिक्स ये ऐसी चीज है जिससे आप और हम बच नहीं सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मैं पॉलिटिक्स या राजनीति पे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ तो वो मुझ पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। राजनीति एक ऐसी चीज है जो एक छोटे से छोटे इंडिविजुअल और एक बड़े से बड़ी ब्यूरोक्रेटिक या अमीर से अमीर फैमिली को भी इम्पैक्ट करती है। तो अगर आप राजनीति में इंटरेस्टेड नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि राजनीति भी आप में इंटरेस्टेड ना हो। और ये सिर्फ आज का, कल का या पिछले 100 साल की बात नहीं है, कई हजारों सालों से राजनीति का इम्पैक्ट रहा है पूरी की पूरी ह्यूमन रेस पे। अगर हम कई 100 वर्षों पहले जाएं तो ज्यादातर मोनार्क्स रूल करते थे या फिर राजा रूल करते थे। ये राजा भी पॉलिटिक्स का एक हिस्सा थे और यहाँ पे वंशवादी राजनीति आगे बढ़ती थी। मतलब राजा, राजा का बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, और पूरा वंश है जो उस पूरी स्टेट पे रूल करता था या कंट्री पे रूल करता था। वहां पे कोई और ये पावर एंजॉय नहीं कर सकता था। अगर एक तरह से देखा जाए तो एक स्पेसिफिक परिवार होता था राजा का जो पूरी स्टेट पे रूल करता था। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, जैसे जैसे इक्वालिटी की बातें हुई, जैसे जैसे एजुकेशन अपने चरम पे पहुंचना शुरू हुई, और फाइनली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ज्यादातर कंट्रीज ने इस मोनार्की सिस्टम को हटाया और डेमोक्रेसी को अपनाया या प्रजातंत्र को अपनाया। डेमोक्रेसी की परिभाषा ये कहती है कि एक स्टेट या कंट्री में रहने वाले हर व्यक्ति को आजादी है कि वो पॉलिटिक्स में हिस्सा ले सके, राजनीति में हिस्सा ले सके और कॉमन लोगों के ऊपर रूल कर सके, या फिर कहें कि उनका एक तरह से सर्वेंट बनके उनको सर्व कर सके। मतलब सिर्फ एक परिवार नहीं ये काम करेगा, कोई भी इंडिविजुअल जो उस जगह का एक सिटीजन है वो आप पे रूल कर सकता है। ये इक्वालिटी की डेफिनेशन है अंडर डेमोक्रेसी। पर क्या वाकई ऐसा होता है? सिर्फ हिंदुस्तान की ही नहीं, अलग अलग कंट्रीज को भी अगर आप देखें तो ऐसा हो नहीं पाता है। अक्सर एक स्पेसिफिक परिवार ही होता है या कुछ ऐसे गिने चुने परिवार होते हैं जो एक स्टेट पे, एक नेशन पे, एक कंट्री पे रूल करते हैं। हिंदुस्तान को ही अगर देखा जाए तो आजादी में कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा हाथ था, और आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी को लीड करा नेहरू जी ने, और नेहरू जी के बाद फिर उनके परिवार ने करीब करीब 2 से 3 प्राइम मिनिस्टर्स देखे, इंदिरा गांधी के रूप में, राजीव गांधी के रूप में, स्वयं नेहरू जी भी हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर ही थे। और उसके बाद करीब करीब 70 साल तक इसी पार्टी ने रूल करा, या कहा जाए तो इस एक गांधी नेहरू परिवार ने ही रूल करा। चाहे उनका इंडिविजुअल सामने चेहरा लेके रूल ना कर रहा हो, पर पीछे की सारी पावर कांग्रेस पार्टी के रूप में इस नेहरू गांधी परिवार के पास ही थी। और आज भी अगर हम देखें तो अगर कांग्रेस पार्टी पावर में आती है तो उनका जो अगला वंशज है वो राहुल गांधी जी हैं, और अगर कभी ऐसा हुआ तो देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि वही अगले प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, कांग्रेस अगर जीतती है तो यही होता है वंशवादी राजनीति की। एक स्पेसिफिक पार्टी के पास पावर हो और उस पार्टी को भी एक स्पेसिफिक परिवार ही रूल कर रहा हो। लेकिन हिंदुस्तान में ये चीज सिर्फ
कांग्रेस को लेके बदनाम नहीं करी जाना चाहिए। अगर हम डेटा को एनालाइज करें तो लोकल लेवल, सिटी लेवल, स्टेट लेवल एंड देन नेशनल लेवल, हर जगह परिवारवाद की राजनीति या वंशवादी राजनीति चली आ रही है। अगर हम बीजेपी को एक समझें तो हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो रूल कर रहे हैं मोदी जी और बाकी कुछ स्टेट्स में जो अलग अलग चीफ मिनिस्टर्स रूल कर रहे हैं, उनके अलावा बीजेपी पार्टी में भी बहुत ज्यादा वंशवादी राजनीति चलती है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता श्री राजनाथ सिंह से ही अगर शुरुआत की जाए तो उनके बड़े बेटे पंकज सिंह, वो बीजेपी पार्टी की पॉलिटिक्स के साथ बहुत ज्यादा एसोसिएटेड हैं और उनके छोटे बेटे नीरज, वो भी बीजेपी की पार्टी में ही बहुत अच्छे कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं यूपी में। इसके अलावा बीजेपी के जो फाउंडिंग मेंबर थे विजय राजे सिंधिया, उनकी बेटी वसुंधरा राजे, वो तो चीफ मिनिस्टर रही राजस्थान की और अक्सर रहती हैं अभी भी। उनकी बेटी यशोधरा राजे सिंधिया, वो कैबिनेट मिनिस्टर थी एमपी में। वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह, वो भी बीजेपी के एमपी हैं और बीजेपी ने बहुत ही खुले हाथों से वेलकम किया वसुंधरा राजे के नेफ्यू का ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो हालांकि पहले कांग्रेस में थे और बाद में उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया। इसी तरह अगर हम कर्नाटका में देखें तो चीफ मिनिस्टर बीएस येदियुरप्पा को फाइनली उनके बेटों ने रिप्लेस किया जो थे बीवाई यजेंद्र, और उसके बाद उनको रिप्लेस किया बिस्वाज बोमाई के ने, जो बेटे थे चीफ मिनिस्टर एसआर बोमाई के। यही कहानी महाराष्ट्र में भी है जहां पे प्रमोद महाजन की बेटी ने रूल किया, मतलब कि वो इन्वॉल्व रही बहुत ज्यादा, और साथ में ही उनके ब्रदर इन लॉ गोपीनाथ मुंडे ने भी जो है वहां पे बहुत ज्यादा अपना प्रेजेंस दिखाया। ये कहानी सिर्फ एक या दो स्टेट्स की नहीं है, इस तरह की कहानियां और इस तरह के फैमिली रिप्रेजेंटेटिव्स हर स्टेट में आपको जरूर मिलेंगे। अब ये तो बात हो गई हमारी नेशनल पार्टीज की, मतलब कि बीजेपी और कांग्रेस की, लेकिन सिर्फ इनके ऊपर ये लांछन लगाना गलत होगा क्योंकि स्टेट लेवल पार्टीज भी अनछुई नहीं है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं, करीब करीब 18 ऐसी स्टेट्स हैं जहां पे डायनेस्टीज ने ही रूल किया है। अगर इन कुछ एग्जाम्पल्स का हम नाम लें तो मुलायम सिंह यादव की डायनेस्टी यूपी में रूल करती है, लालू प्रसाद यादव की डायनेस्टी बिहार में, करुणानिधि डायनेस्टी तमिलनाडु में, केसीआर डायनेस्टी तेलंगाना में, रेड्डी डायनेस्टी आंध्र प्रदेश में, अब्दुल्ला डायनेस्टी जम्मू एंड कश्मीर में, और इस तरह के नामों का कोई अंत नहीं है। अब इंडिया को अगर हम देखें तो इंडिया एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, मतलब कि बहुत सारी पार्टीज आपस में इलेक्शन लड़के रूल कर सकती हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसे 2 पार्टी सिस्टम होता है या मोनार्की होता है, उस तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन इंडिया में नहीं है। अब डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जो होती है, इसको ऊपर लाने की जो गलती है या फिर हम जिसे कहें सबसे बड़ा हाथ होता है इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज का। अब जब भी पॉलिटिकल पार्टीज किसी इलेक्शन में लड़ने आती हैं तो सबसे पहले उन्हें कैंडिडेट्स को टिकट्स देने होते हैं। वो एक लिस्ट बनती है जिनको टिकट्स दिए जाते हैं और फाइनली उन्हीं को आप और हम वोट करके एक स्पेसिफिक पोजीशन या पावर पे पहुंचाते हैं, उनको उससे नवाजते हैं। अब ये जो पार्टीज होती हैं ये टिकट्स किन लोगों को देती हैं? ये टिकट्स अक्सर पावरफुल लोगों को देती हैं या फिर पावरफुल ये जो परिवार होते हैं उनको दिए जाते हैं, क्योंकि इनको लगता है पहली चीज ये परिवार जो है इनके पास बहुत पैसा है तो वो इलेक्शन में इनकी हेल्प करेगा। ये जो परिवार है इनके पास पावर है, कई जनरेशन से चली आ रही पावर है, तो इनके साथ एक एसोसिएशन है पब्लिक का, तो पब्लिक इनको ही वोट करेगी। या फिर इसे ऐसा कहें कि ये परिवारों का बहुत डोमिनेंस है पब्लिक के ऊपर, तो डर में, खौफ में, प्यार में या किसी भी तरह के इस इमोशन के साथ एसोसिएट होके जो वोटर्स हैं वो इन परिवार के लोगों को ही वोट देंगे। तो जीत की ये चाह इतनी प्रबल होती है इन पार्टीज में कि ये जानबूझ के ऐसे ही लोगों को टिकट्स ही देती हैं जो किसी परिवार से आते हैं, किसी नाम से आते हैं, किसी सरनेम से आते हैं, एक कम्युनिटी से आते हैं। और यहीं से शुरू होता है वंशवादी राजनीति या परिवार से जुड़ी हुई राजनीति। अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज टू सब्सक्राइब आवर चैनल। अब क्योंकि टिकट्स ही इन स्पेसिफिक लोगों को दिए जाते हैं, कुछ स्पेसिफिक फैमिली मेंबर्स को दिए जाते हैं, तो फाइनली वोटर्स के पास ऑप्शन ही नहीं होता किसी और को वोट करने का, और वो इन्हीं टिकट दिए हुए लोगों को ही वोट करते हैं और फाइनली इन्हीं में से कुछ लोग चुन के जो है पावर की पोजीशन लेते हैं या हम पे और आप पे रूल करते हैं।
अगर इसको गहराई से समझा जाए तो आज भी कांग्रेस में करीब करीब 32% कैंडिडेट्स जो हैं वो किसी न किसी परिवार से ही जुड़े हुए हैं। बीजेपी कोई बहुत दूर नहीं है, बीजेपी भी कोई बहुत पीछे नहीं है। करीब करीब 24 से 25% कैंडिडेट्स बीजेपी में भी जो है एक परिवार से या किसी परिवार से जुड़े हुए हैं। अगर इसी डायरेक्शन में हम और आगे बढ़े तो सिर्फ दो ऐसी पार्टीज हैं जो परिवारवाद से जुड़ी हुई नहीं है, वो तो है सीपीआई और सीपीआईएम। इन दोनों पार्टीज में 5% से भी कम ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो किसी परिवार से आते हैं। अब जब बार बार लगातार उन्हीं परिवार के लोगों को टिकट मिलता है तो बार बार वही चुने जाते हैं और इस तरह से कई कई वंश आगे बढ़ते जाते हैं और उसी परिवार के लोग आगे बढ़ते जाते हैं। ये हमारे प्रजातंत्र की जो डेफिनेशन है उसके बिल्कुल विपरीत काम करता है। डेमोक्रेसी कहती है कि जो भी पब्लिक लाइफ में है उसको पूरा पूरा अधिकार है कि वो राजनीति में प्रवेश कर सकता है, लेकिन जब तक ये वंशवादी राजनीति चलती रहेगी तो आम आदमी को कभी भी पूरी तरह से अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं पाती है। ये है डेमोक्रेसी का या फिर प्रजातंत्र का एक तरह से खून करना। अगर आप और हम चाहें कि जाके पॉलिटिक्स में हिस्सा ले ले और हमारे साथ ही एक ऐसे परिवार का कैंडिडेट है जो कई सालों से पॉलिटिक्स में हिस्सा ले रहा है, तो आपको क्या लगता है किसको टिकट दिया जाएगा? हम और आप सभी जानते हैं कि जो परिवार से एसोसिएटेड है, जो कई जनरेशन से रूल कर रहा है, उसी को टिकट मिलेगा। इस तरह से डेमोक्रेसी में जो इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल का जो एक डेफिनेशन स्टैब्लिश्ड है वो पूरी तरह से खत्म की जाती है। ये कहानी सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं है, ये कई देशों की कहानी है। तो बिना इस डेफिनेशन को फॉलो करे आप और हम डेमोक्रेसी में जी ही नहीं रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो आज भी जो राजा महाराजाओं का रूल होता था कि परिवार के बाद परिवार रूल करता था, उसी तरह से आज भी जो है वही परिवार रूल करता जाता है। नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल पे, यहाँ तक कि पंचायत लेवल पे भी ये देखा जा चुका है। क्या इस तरह का रूल होने से हमारी डेमोक्रेसी की जो एक डेफिनेशन है सिर्फ वही खराब हो रही है, या एक्चुअली आपको और हमको कोई इल इफेक्ट या इल इम्पैक्ट का सामना करना पड़ रहा है, या हमारी सोसाइटी में सही में कुछ इसकी वजह से गलत होता है? जी हाँ, इसकी वजह से बहुत कुछ गलत होता है हमारी डेमोक्रेसी में जो आप और हम समझ ही नहीं पाते हैं। अगर हम बॉलीवुड का ही नाम लें तो नेपोटिज्म का इतना ज्यादा बाजा बजाया जाता है। कुछ परिवारों को बोला जाता है कि सिर्फ यही रूल कर रहे हैं, न्यू कमर्स आते हैं, उनको पूरी तरह से अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, ब्ला ब्ला ब्ला। भाई वो तो सिर्फ उस पर्दे पे जो एक कहानियां प्रस्तुत की जा रही हैं जिसका आपके और हमारे जीवन से कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, जो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए हो रहा है, अगर वहां पे ये हो रहा है और हम इतना परेशान हो जा रहे हैं तो जरा सोचिए, ये उस लेवल पे भी हो रहा है जो लोग आपके और हमारे बच्चों का, आपके और हमारे पेरेंट्स की लाइफ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं। आपने क्या पढ़ाई लिखाई की है, कितना पैसा कमाया है, उस पैसे से कितना टैक्स जाएगा, आपके नेबर्स के साथ आपका कैसा इंटरेक्शन होगा, कौन आप पे अटैक करेगा, दूसरे कंट्रीज के साथ कैसा ट्रेड होगा, और पता नहीं इतने ज्यादा डिसीजंस ये रूलिंग पार्टीज लेती हैं। और आप और हम इनको वोट दे के इलेक्ट करते हैं ताकि ये हमको रिप्रेजेंट करे नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। आपको क्या लगता है अगर इन पार्टीज में वंशवादी राजनीति चल रही है तो ये आपकी और हमारी जिंदगी पे किस तरह से इम्पैक्ट डालती हैं? बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती हैं, बहुत इल इम्पैक्ट डालती हैं। और अब हम समझते हैं कि ये इल इम्पैक्ट एक्चुअली है कौन से। सबसे पहली चीज है इनइक्वालिटी। अगर एक ऐसा इंसान है जो एक परिवार से एसोसिएटेड है, उसके पास पैसा हो सकता है, इसके पास पॉलिटिकल नेम हो सकता है, उसके पास पावरफुल सरनेम हो सकता है, और एक ऐसा इंसान है जो नया नया यंग है, पहली बार पॉलिटिक्स में उतर रहा है, जिसके परिवार से कोई भी पॉलिटिक्स में नहीं है, तो सबसे पहली चीज तो जो पहले से था, पहला कैंडिडेट जो परिवार से एसोसिएटेड है, दूसरे वाले कैंडिडेट को पता है कि उसको ही अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, उसको टिकट मिलेगा, या अगर टिकट दोनों को मिलता भी है तो ज्यादा भाव उस स्पेसिफिक परिवार से आए हुए कैंडिडेट को ही दिया जाएगा।
ये जो एक तरह से इनइक्वालिटी स्टैब्लिश कर दी जाती है, इसीलिए नए लोग पॉलिटिक्स में आने से डरते हैं, घबराते हैं या नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो कितनी ही मेहनत करते हैं उनको इस इनइक्वालिटी का सामना करना पड़ेगा। इस वजह से वही कुछ परिवार ही रूल करते रह जाते हैं और कभी भी नई विचारधारा, नए चेहरे, नए नाम एक पॉलिटिक्स में एंटर ठीक से कर नहीं पाते हैं। दूसरा है कंपटीशन बिल्कुल खत्म हो जाता है। जी हाँ, जब एक परिवार को ही हमेशा अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं, तो जो भी नया आ रहा है उसके साथ उस परिवार से जुड़े हुए कैंडिडेट का कोई कंपटीशन ही नहीं है। उसके पास पावर है, पैसा है, लोगों का सपोर्ट है, तो उसके पास ही ज्यादा पावर है, वही इस कंपटीशन को जीतने वाला है, बाकी कोई भी उसके सामने खड़ा ही नहीं हो सकता है। तो एक तरह से इनइक्वालिटी भी है, कोई भी हेल्दी कंपटीशन भी नहीं है, और यही चीजें डिस्करेज करती है नए लोगों को पॉलिटिक्स में आने से भी, और एक ही विचारधारा आगे चलती जाती है, बढ़ती जाती है। नए लोग नहीं आ पाते हैं, नए ख्याल नहीं आ पाते हैं, और वही पुरानी लद्दर चीजें आगे बढ़ती रहती हैं। इससे ये भी होता है कि उस परिवार का बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और उनको लगता है हम कुछ भी कर लें, कोई अच्छी चीजें करें या ना करें, चाहे लोगों पे अत्याचार करें या फिर सिर्फ करप्शन करते रहें, पावर में तो हम ही रहेंगे, क्योंकि हमको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि हम इस XYZ परिवार से आते हैं। इसी से जुड़ा हुआ है हमारा तीसरा पॉइंट, जो है करप्शन। जब एक ही परिवार बार बार पावर में आता है तो उनको कोई क्वेश्चन नहीं कर पाता है। आगे की जनरेशंस स्टेट की हर चीज को अपनी पर्सनल जागीर मानने लगती हैं। उनको लगता है ये देश उन्हीं का है, ये स्टेट उन्हीं की है, उन्हीं का परिवार है, एक तरह से उन्होंने ये इनहेरिट किया है। उनमें कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो जाती है, और वो स्टेट के रिसोर्सेज को ऐसे यूज करते हैं, ऐसे खर्च करते हैं, जैसे एक तरह से कहा जाए उनके बाप का माल है। और इसी से जुड़ा हुआ है हमारा चौथा पॉइंट, जिसे हम कहते हैं एलिटिज्म। इसका मतलब ये होता है जब एक ही परिवार बार बार रूल करता जाता है, तो वो परिवार जिस सरनेम से एसोसिएटेड है, जिस कम्युनिटी से एसोसिएटेड है, जो भी उनका सोशियो डेमोक्रेटिक प्रोफाइल है, वो ही जो है सबसे ज्यादा रूल करने लगता है। उन्हीं के फेवर में लॉज बनने लगते हैं, वो एक तरह से राजा हो जाते हैं, बार बार उसी परिवार के लोग लॉज बनाते हैं, हर चीज उनके फेवर में जाने लगती है। इस वजह से जो लोग मार्जिनलाइज्ड हैं या फिर जो उस परिवार से एसोसिएटेड कम्युनिटीज नहीं हैं, उनका दुरुपयोग होने जाता है, उनका हनन होने लगता है, और उनके फेवर में चीजें काम कभी भी नहीं करती हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये वंशवादी राजनीति के कुछ अच्छी चीजें भी हैं। अब हम उन अच्छी चीजों को भी एक बार समझने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल। इन अच्छी चीजों में जो पहली चीज हो सकती है वो ये है कि जो दूसरा जेंडर है, मतलब कि जो औरतें हैं, जो फीमेल्स हैं, उनको वैसे तो पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा भाग लेने का मौका हमारे देश में या दुनिया के किसी भी देश में नहीं मिलता है, क्योंकि हम एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं। लेकिन अगर परिवारवाद या वंशवादी राजनीति चलती है तो हिंदुस्तान जैसे देश में ये औरतों को आगे बढ़ावा परिवार देने लगते हैं, क्योंकि एक तरह से कोटा सिस्टम इस पे लग जाता है। औरतों को आगे बढ़ा के वो स्पेसिफिक परिवार पावर में रह सकता है, इसलिए उस परिवार की औरतों को भी रूल करने का मौका दिया जाता है। वो भी पॉलिटिक्स में आगे बढ़ पाती हैं और कई बार तो बहुत अच्छे पदों तक भी पहुंच पाती हैं। ऐसा हो सकता है अगर ये परिवारवाद या वंशवादी राजनीति ना चल रही होती तो इन औरतों को कभी भी हमारे पॉलिटिक्स या राजनीति में आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिलता। ऐसा सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो है श्रीमती इंदिरा गांधी का। श्रीमती इंदिरा गांधी हालांकि इलेक्शन जीत के ही आई थी, पर वो थी तो नेहरू जी की बेटी, और इसी वजह से वो उतनी ऊपर की पोजीशन से शुरुआत कर सकी और पॉलिटिक्स में इतना आगे बढ़ सकी कि आज हम और आप उनका नाम कभी भूल ही नहीं सकते हैं। इस तरह के और भी एग्जाम्पल्स हैं उन औरतों के जिन्होंने पॉलिटिक्स में आके अपना नाम बनाया। वो कुछ नाम है: सोनिया गांधी, सुप्रिया सूले, हर्षमीत कौर जो बादल परिवार से एसोसिएटेड हैं, इसी तरह डिम्पल यादव हो गई, करुणानिधि की बेटी हो गई, पूनम महाजन हो गई, अगाथा संगमा हो गई, बिस्रा भारती हो गई जो कि लालू यादव की बेटी हैं,
और इन्हीं नामों में एक नाम और आता है जो है राबड़ी देवी का, जो लालू यादव की श्रीमती हैं या फिर पत्नी है। हालांकि राबड़ी देवी भी चीफ मिनिस्टर रही बिहार की, पर क्या लगता है आपको, जो भी डिसीजंस लिए गए, जो कुछ भी किया जाता था, वो स्वयं राबड़ी देवी ने किया होगा? जी नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार इन औरतों को हालांकि इन परिवारों से आगे भेजा जाता है और ये इलेक्शंस जीतती भी हैं, जैसे श्रीमती राबड़ी देवी चीफ मिनिस्टर बनी है एक हमारे देश की बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट की, पर ये सिर्फ नाम के लिए होती हैं। एक्चुअली पीछे से जो रूल कर रहा होता है, जो लॉज बना रहा होता है, जो एक्टिवली इन्वॉल्व होता है पॉलिटिक्स में, वो उस परिवार का मेल आदमी ही होता है। राबड़ी देवी को लिखना पढ़ना भी नहीं आता था, वो अंगूठा लगा के आगे बढ़ती थी। एक स्टेट का ऐसा चीफ मिनिस्टर क्या कोई भी डिसीजन ले सकता है? राबड़ी देवी को पॉलिटिक्स का पा भी नहीं पता था, लेकिन फिर भी वो चीफ मिनिस्टर बनी। तो क्या लगता है आपको, क्या वो रूल कर रही थी? जी नहीं, पीछे से लालू यादव जी ही रूल कर रहे थे। एक तरह से कहा जाए तो कहने के लिए ये परिवारवादी राजनीति या वंशवादी राजनीति औरतों को आगे बढ़ावा दे रही है, पर असल में 2-4 नामों के अलावा ये औरतों को कोई बढ़ावा नहीं दिया गया है, ये सिर्फ नाम के लिए आगे बढ़ी है। इसी तरह से अगर हम और समझें तो हमारी सोसाइटी के जो मार्जिनलाइज्ड वर्ग हैं, या फिर जिसे हम कह सकते हैं SC ST OBC क्लासेस से जो लोग आते हैं, वो भी परिवारवाद या वंशवाद की वजह से एक तरह से पॉलिटिक्स में आगे बढ़ पाए। ऐसे भी हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव जो कि OBC क्लास से बिलोंग करते हैं, लालू यादव और तेजस्वी यादव जो फिर से OBC क्लास से बिलोंग करते हैं। इसी में एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है करुणानिधि और स्टालिन की पार्टी का। हालांकि स्टालिन और करुणानिधि दोनों ही अलग अलग कम्युनिटीज को बिलोंग करते हैं, पर ये दोनों ही सेम क्लास OBC क्लास को बिलोंग करते हैं। इसका एक एंगल ये भी है कि हालांकि क्रिश्चियंस यूनिवर्सली OBC नहीं होते हैं, पर कुछ स्टेट जैसे कि केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु में स्टेट लेवल पे इस तरह के नोटिफिकेशंस हैं कि कुछ टाइप के क्रिश्चियंस को भी OBC क्लास में रखा जाता है। एनीवेज, करुणानिधि के परिवार ने जो अपनी टॉर्च है वो पास की स्टालिन को, स्टालिन क्रिश्चियन होने के बाद भी जो है इस टॉर्च को पा सके, क्योंकि इनका सेम एसोसिएशन है विद द OBC क्लास। तो इनको भी मौका मिला आगे बढ़ने का, एक परिवार ना होने की वजह से भी, पर एक स्पेसिफिक कम्युनिटी की एसोसिएशन की वजह से। हालांकि देखा जाए तो वंशवादी राजनीति ने एक तरह से फीमेल्स को शायद मौका दिया, पर उसके क्या इल इफेक्ट्स हैं वो हमने अभी डिस्कस करे थे। वो मौका असल में मौका नहीं होता है, सिर्फ चेहरा होता है। इसी तरह कुछ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को भी मौका मिला पॉलिटिक्स में आने का, एक अपना नाम बनाने का, एक अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने का। पर इन चीजों की वजह से आप ये जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, या फिर जिसे हम कहते हैं वंशवादी राजनीति है, इसको सही नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि एक तरह से ये हमारी डेमोक्रेसी को दीमक की तरह अंदर ही अंदर खाए जा रही है। पर क्या इसमें सबसे बड़ा हाथ इन पॉलिटिकल पार्टीज का है? जी हाँ, इसमें सबसे बड़ा हाथ इन पॉलिटिकल पार्टीज का है, पर पूरी तरह गलती इन पॉलिटिकल पार्टीज की नहीं है। यहाँ गलती आम आदमी की भी है, आपकी भी है और मेरी भी है। इसको इस तरह से समझा जाए कि अगर एक परिवार से एसोसिएटेड आदमी का चेहरा है और एक ऐसा चेहरा नया आता है जो किसी परिवार से नहीं एसोसिएटेड है, जिसके पास कोई पावर नहीं है, कोई खास पैसा नहीं है, तो आपके सामने जब ये दोनों चेहरे आएंगे तो ऐसी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आप और हम भी उस बड़े चेहरे को ही वोट देंगे, जो एक स्पेसिफिक परिवार से आता है, जिसके पास पावर है, पैसा है, एसोसिएशंस है, बहुत ज्यादा एक तरह से पावर है, रिलेशंस है। तो क्या गलती सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज की है? वो तो इस लालच में इन लोगों को टिकट देती है कि आम जनता इन्हीं को वोट देने वाली है, तो अगर हम एज अ पॉलिटिकल पार्टी रूल करना चाहते हैं तो हमें इन्हीं लोगों को टिकट देना पड़ेगा। इसका मतलब गलती सिर्फ इन पॉलिटिकल पार्टीज की नहीं है, गलती आपकी और हमारी भी है, क्योंकि हम भी नए लोगों को वोट देने से कतराते हैं और जो पुराने स्टैब्लिश्ड चेहरे हैं या उनके बच्चे हैं या उनके बच्चों के बच्चे हैं, उन्हीं को फेवर करते हैं। तो गलती उन पॉलिटिकल पार्टीज की तो है ही है, पर आपकी और हमारी सोच की भी है। इसी से हम इस वीडियो को खत्म करते हैं, और इसी तरह की और इंटरेस्टिंग इंसाइट्स के लिए, डिस्कशंस के लिए प्लीज टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।